देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पावर शो, सियासी तनाजात और अदालत और गरीब फिर लाइनों में, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन अनाउंस होता है। किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा? जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है, दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है, हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है। क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? जब से ये शख्स पाकिस्तान की सियासत में है, पाकिस्तान डाउन हिल जा रहा है। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। माशरे में आम लोग हों या सियासतदान, हुकूमतें हों या रियासती इदारे, इनमें लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफ होना, यहाँ तक कि मुखालफत भी कोई नई या अनोखी बात नहीं। लेकिन इन तमाम मसाइल का हल ना होना या सिस्टम में इन मसाइल और झगड़ों के हल के लिए सख्त ही खत्म हो जाना बहरहाल तशवीश की बात जरूर होती है। सियासत और हुकूमत के मसाइल और तनाजात के हल के लिए पार्लियामेंट सबसे अहम और मोतबर फोरम तस्वुर किया जाता है। अब हमारे यहाँ तनाजात तो खूब फल फूल रहे हैं, लेकिन इन तनाजात के हल का सिस्टम मुकम्मल तौर पे बांझ हो चुका है। वैसे तनाजात के हल के लिए एक साथ बैठने में हमारा माजी बुरा नहीं है, लेकिन हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज जो सियासतदान एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो वो एक वक्त था जब इन्हीं सियासतदानों ने माजी में पाकिस्तान को मुत्तफिका आइन दिया। वो वक्त भी था जब यही सियासतदान 2 साल मिलकर बैठे और 18वीं तरमीम पास करके सूबों को खुद मुख्तारी दे दी थी। एक ये वक्त है कि पार्लियामान का इदारा गैर फाल और हर झगड़ा, हर मसला, हर तनाजा अदालतों में ही तय हो रहा है। स्पीकर अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाए तो अदालत, स्पीकर अदम एतमाद मुस्तरद कर दे तो अदालत, वजीर आजम असेंबली तोड़ दे तो अदालत, कोई इस्तीफा दे दे तो अदालत, स्पीकर इस्तीफा कबूल ना करे तो अदालत, और कबूल कर ले तो भी अदालत, सेनेट इलेक्शन हो तो अदालत, आर्मी चीफ की तौसी हो तो अदालत, एतमाद के वोट में अरकान मुनहरिफ हो जाए तो अदालत, पंजाब में जिमनी इलेक्शन हो तो अदालत, काफ लीग परवेज इलाही को वोट दे तो अदालत, ना दे तो भी अदालत, वजीर आला बनाना हो तो अदालत, वजीर आला हटाना हो तो अदालत, वजीर आला को हलफ दिलवाना हो तो अदालत, बल्दियाती इलेक्शन हो तो अदालत, इलेक्शन ना हो तो अदालत, इलेक्शन के बाद नताइज हो तो अदालत, और नताइज के बाद मेयर ना बने तो अदालत, बल्दियाती इदारे तोड़ने हो तो अदालत, और बल्दियाती इदारे बहाल करने हो तो अदालत, वजीर आजम को घर भेजना हो तो अदालत, इलेक्शन की तारीख दिलवानी हो तो अदालत, और इलेक्शन मुलतवी हो जाएं तो भी अदालत, चीनी की कीमत मुकर्रर करनी हो तो अदालत, पेट्रोल महंगा हो तो अदालत। यानी इस मुल्क के हर इदारे का काम अदालत की झोली में डाल दिया गया है। और सूरत हाल ये हो गई है कि अदालतों को आम आदमी को इंसाफ देने से हटाकर सिर्फ इस मुल्क के सियासी तनाजात हल करने में उलझा दिया गया है। अब अगर सियासतदानों के पास भी मसाइल का हल नहीं है, तो फिर क्या बेहतर ये नहीं है कि हुकूमत भी अदालत को ही दे दे और काम खत्म करे? क्योंकि लगता यही है कि हम अपने मसाइल हल करने के काबिल भी अब नहीं रहे हैं। आज प्रोग्राम में इन इशूज पे भी हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने देखा इमरान खान ने कल मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, उनका ये छठा जलसा था, और उसमें 10 नुकाती उन्होंने अपना एक एजेंडा भी रखा। यानी कि निहाल हाशमी साहब, इस दफ़ा इमरान खान फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद हमने एक अच्छा और बड़ा जलसा किया। तो इन सबको देख के आपको लगता है कि पंजाब से अब पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ से फिसल रहा है, या अब भी लगता है आपको कि इमरान खान मकबूल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी इंट्रो अच्छा लगा, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया सर। उस पर करेंगे जरा बात अभी तफसील। जो आपने सवाल किया है जी, वो ये कि इमरान खान बड़े तैयारी से आ रहे, तो इससे पहले जो आए थे तो यकीनन वो तैयारी के साथ नहीं आए थे, और वो जाहिर होता है उनके 4 साल की जो हुकूमत की कारकर्दगी थी उससे भी, कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लेने के बावजूद उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनका नजर नहीं आया मार्केट में या रोड पे या कहीं पर भी, कोई तालीम, सेहत, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं की। दूसरी बात, जो जलसा है, तो जलसा आपने पहले TLP का जलसा इससे 4 गुना नहीं कई गुना ज्यादा बड़ा था। तो जलसा जो है वो, अगर कोई अपने किसी जलसे की मिसाल दे दें सर।
हमारे भी सारे जलसे हिट होते रहे। मरियम के जहां जो जलसे, मैं ये कहना चाह रहा था, वो तो वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं। अगर मतलब फिर तो जलसा ही करके दिखाना चाहिए था ना मीनारे पाकिस्तान में निहाल हाशमी साहब। जलसा भी हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, और भरपूर करके दिखाएंगे। जल्द बैरोमीटर नहीं है किसी की मकबूलियत का, और मकबूलियत तो मनफी भी होती है और मुस्बत भी होती है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो अभी मकबूलियत है वो एक मनफी है, एक फटाई है, एक बलवाई है, एक ये संत जर्नल सिंह भंडारवाला वाली है। एक अजीब व गरीब इन्होंने तासुर कायम किया। कहीं पे पेट्रोल बम है, कहीं पे जल है, कहीं पे सरकारी इमरात को जलाना है, कहीं पे अदालत को स्ट्रॉन्ग कर देना है, कहीं पे गाड़ियों को जला देना है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, और बताना है कि असल ताकत का मंबा मैं हूं। ताकत का मंबा ताकत मिसयूज करके, तशद्दुद पे बलवा करके, जत्थेदारी करके अगर कोई समझता है कि वो सबसे मकबूल है, तो यहाँ पे कई ऐसे वो कह रहे हैं सिर्फ मकबूल ही नहीं, भी इमरान खान का ही है। वो कहते हैं इमरान खान एक कॉल देते हैं तो हजारों नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग वहीं पे जमा हो जाते हैं, वहीं पे जलसा बन जाता है। ये पीटीआई कह रही है। अब चाहे वो जो तहरीक है वो चलाने में कामयाब हो या ना हो, गिरफ्तारी दें या ना दें, अल्लाह करे पीटीआई इसी खुशफहमी में मुब्तला रहे। देखिए, इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आपके पास दिखाने को क्या है। वादे नहीं, अमली तौर पे हमने बताया है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की जब हुकूमत थी, तो वो अगर उसके जो काम है और उसके जो कारनामे हैं, अगर उसको आप निकाल दे तो पाकिस्तान में ना सड़क बसता है, ना एयरपोर्ट बसता है, ना अभी भी तो आप ही की हुकूमत है 10 माह से। अभी के कारनामे भी बड़े जबरदस्त हैं। हर रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बन रहा है। जो रिकॉर्ड इमरान खान साहब छोड़ के गए, जो उन्होंने आईएमएफ से मुआहिदा किया था, जो आईएमएफ के साथ उन्होंने वादा खिलाफी की, जो उन्होंने अपने दौर में कारनामे अंजाम दिए। देखिए, आप बबूल बोएंगे तो उससे गुलाब का फूल तो नहीं निकलेगा, कीकर ही निकलेगा उससे। तो जो उन्होंने बोया था बबूल के कांटे, वो उसके कीकर अब निकल रहे हैं, जिसको हम काट के अब गुलाब लगा रहे हैं। अब हम लोगों के लिए बेहतरी के सामान मुहैया करें। ठीक, अल्लाह करे ये गुलाब जल्दी निकल आए सर। लेकिन मैं अब जरा एक बात बताएं, आपको लगता है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है सर, और जो कुछ निगरान हुकूमत पंजाब में कर रही है वो लेवल, आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? वैसे चूंकि इमरान खान कह रहे हैं कि इससे ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती कि इमरान खान के हाथ बांध दिए जाएं और बाकियों को खुली छूट दे दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि सबको बराबर से मौका मिले। तो वो पीटीआई तो कंप्लेन कर रही है हमारे हाथ बांध दिए। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं पीएमएलएन का नुमाइंदा हूं। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा दिया जाए कि सरकारी इमलाक को आग लगा दिया जाए, मोबाइल को सरकारी पुलिस के नहर में बहा दिया जाए, लोगों पे पेट्रोल बम फेंका जाए, रोडों को बंद कर दिया जाए, तो अल्लाह माफ करे ऐसे लेवल। वो कह रहे हैं बड़ी तादाद में कल कारकुनों किया गया, पूरे लाहौर को कंटेनर से बंद कर दिया गया। क्या खौफ है? आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, पेट्रोल बम मारे, और जो रियासत की हुकूमत चलाने वाला मिशनरी है, जो ऑर्गन्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, किसी को पकड़े भी नहीं, किसी को पूछे भी नहीं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। तो अगर वो किसी बलवाई को पकड़ रहे हैं, अगर किसी जत्थेदार को पकड़ रहे हैं, अगर किसी फसाद करने वालों को पकड़ रहे हैं, सियासी काम होता है, नारा या जलसा या जुलूस। कल जो उन्होंने क्या सियासी काम किया, उससे पहले जो जमान पार्क में होता रहे वो कोई सियासी। कल ही वो के कारकुनान को जो है वो बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया है। वो कह रहे हैं कि पूरे लाहौर को पिंजरा बना दिया गया था। अगर क्या किसी सियासी जमात को ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है निहाल हाशमी साहब, इससे रोकना ये जमहूरी अमल है आपके ख्याल में? और फिर आप इस बुनियाद पर पीटीआई को दहशतगर्द करार दे देंगे जमात? नहीं, मैं समझता हूं कि उन्होंने रैली भी निकाली, उनको किसी ने नहीं रोका। उन्होंने कल जलसा किया, उनको किसी कभी रैली की इजाजत नहीं, कभी जलसे की इजाजत नहीं, मुश्किल से इजाजत। तो वो कहते पूरा लाहौर बंद कर दिया था कल, फिर भी लोग आ गए। देखिए, जब आप गाड़ियों के ऊपर हमला करेंगे, पुलिस पे हमला करेंगे, रेंजर्स पे हमला करेंगे, मैं तो कहता हूं अगर ये कराची में हुआ होता तो शायद रेंजर्स और पुलिस के पास ऑटोमेटिक वेपन्स भी होती और इस तरह से, या सिंध में हुआ होता या कोयटा में हुआ था, तो इतना अपने आप को ना रोकती ये हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। ये शुक्र अदा करें कि लाहौर में हो रहा है तो वहां पे उनको के नहीं भेजा गया। उनके हाथ में सिर्फ डंडे थे, निहत्ते थे, और वो भागते नजर आए। पुलिस वाले भागते नजर आए, रेंजर्स वाले पसपा होते हुए नजर आए। कराची, कोयटा, पेशावर में, अगर पेशावर तो इनकी बहरहाल, तो बात सारी है, हमने देख लिया जो हमारे साथ होता है। सर, अली मादे शेख साहब से पूछते हैं इन्होंने भागे और क्यों मजबूर किया। अली मादे शेख साहब, पहले जलसे जुलूस आपने सुना, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं ये किसी की मकबूलियत साबित नहीं करते हैं, और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बड़े बड़े जलसे कर चुकी हैं और आगे करती भी रहेंगी। आपको लगता है कि कल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लोग थे वहां पे? आपका जलसा वाकई इतना बड़ा था जितने आप इससे पहले मीनारे पाकिस्तान पे कर चुके हैं माजी में? सर,
देखिए, मैं बात करता हूँ, बिल्कुल निहाल साहब को काफ़ी टाइम दिया आपने, तो मैं उम्मीद है कि आप मुझे भी जवाब टाइम दे दीजिएगा। देखिए, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक बड़ा आसान होती है। हमारे सूबा सिंध में एक रीछ और कुत्तों की बच कहलाती है। एक रीछ को बेचारे को बांध के 8, 10 या 12, 13 कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं उसके ऊपर। वो बेचारा बंधा हुआ भी होता है और उसको जकड़ा भी जाता है, और फाइनली रिजल्ट में ये होता है कि सारे कुत्ते, किसी की दुम नहीं होती, किसी का कान नहीं होता, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती इस बेचारे रीछ के पास। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने उसमें ताकत दी होती, तो आखिर में सारे कुत्ते होते हैं वो फारिग हो जाते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलती, जिस तरीके से बेचारे रीछ को नहीं मिलती, इस तरीके से तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। हमें बांध दिया गया। मैं आता हूँ कल के जलसे के ऊपर, बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, सियासी लोग जब इस तरीके से फस्तायत की जबान इस्तेमाल करने लगेंगे, जब सियासी लोग इस तरीके से गैर सियासी जबान इस्तेमाल करने लगेंगे, जब सियासी लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर जो विक्टिमाइजेशन होती है उसको जायज करार देने लगेंगे, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर यही होगा कि वो शादी हालों में जलसियां करेंगे और 50, 100, 200 लोगों से खिताब करेंगे और बात करेंगे आप खरबूजे की, जवाब देंगे वो तरबूज में। आप कहेंगे तुम्हारा जलसा, वो कहेंगे TLP का जलसा। इनका तो फारिग हो चुका। आज राना सनाउल्लाह खुद कह चुका कि यहाँ इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे। बिल्कुल। आज जो बयान है राना सनाउल्लाह का, मैं कहना चाहता हूँ ये वाज़े तौर पे एक इतराफ जुर्म है जो वो करना चाह रहे हैं। किसी हद तक भी जाएंगे और फिर ये नहीं देखेंगे क्या जमुना गैर जमहूरी है, क्या उसूली है और क्या बेउसूली है। जी, इसका मतलब जमहूरी तो फारिग हो गया ना। ये तो लटके हुए हैं इस वक्त। ये इस वक्त एक निजाम के पीछे सिविलियन डिक्टेटरशिप है। इस वक्त ये लटके हुए हैं, अम्मा बचा लो, अब्बा बचा लो। नहीं, बच्चा कह रहा होता सर ये तो लटके हुए हैं, लेकिन देखिए आपके मुखालिफिन कह रहे हैं जलसा इसलिए इतना बड़ा नहीं था क्योंकि 2011, 2013, 2013, 2014 और 2018 के मीनारे पाकिस्तान पे सबने देखे हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उस वक्त हवाओं का रुख आपकी तरफ था, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे खड़ी हुई थी। अप्रैल 2022 में हुकूमत चली गई थी, लेकिन फिर भी आपके हालात इस नहज पे नहीं पहुंचे थे। ये तब्दीली जो है इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे एक दफा जवाब जी, अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए। अभी आखिरी इलेक्शन हुआ राजनपुर का, उसका रिजल्ट भी आपने देख चुका। 38 इलेक्शन हुए, इससे पहले उनके सारे रिजल्ट सब देख चुके हैं। 17 नशिस्तों का रिजल्ट भी हम देख चुके हैं। लाहौर में हर रोज का एक जलसा भी हम देख चुके हैं। और कल का जलसा, इसके बावजूद के 2000 हमारे कारकुन गिरफ्तार किए, इसके बावजूद के कंटेनर से इसको पैक कर दिया, इसके बावजूद के शाहराहें बंद कर दी। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जलसा, मतलब हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और रमजान शरीफ का जलसा जो कि शुरू हुए 12 बजे, मैं कहना चाहता हूं ये तो नए अपने रिकॉर्ड हम ही तोड़ रहे हैं। ये तो उसकी धूल की तरफ भी नहीं आ सकते हैं। बड़े जलसे बात करना चाहता हूं इस सबसे में जलसे, जुलूस, एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ये बताइए कि अभी तक कोई बड़ा सियासी टारगेट तो आप लोग अचीव नहीं कर सके। ना आप इलेक्शन हासिल कर सके हैं, ना इस हुकूमत का इस्तीफा हासिल कर चुके हैं, बल्कि 2 अपनी हुकूमतें खत्म कर दी और जो निगरान हुकूमतें वो भी आपकी मर्जी की नहीं है इस वक्त में। तो सियासी बड़ी अचीवमेंट क्या है, क्या टारगेट? मैं समझता हूं जो सियासी टारगेट इमरान खान अचीव कर गए, उसका आज राना सनाउल्लाह आप बता के चले गए कि इमरान खान एक हकीकत बन चुके हैं। सियासी टारगेट जो किसी ने सिंगल पार्टी रह गई पाकिस्तान में, एक पार्टी, पूरी कौम की एक पार्टी इस दफा इलेक्शन में आ जाए, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी से हम आएंगे। मेरा ख्याल है आवाम के दिलों में राज कर जाना कोई बात नहीं। और कल यहाँ के हैं, ये एलीट क्लास है। कल ये एक्सपेक्टेशन इसलिए है कि कहते हैं और कुछ सीनियर तजियाकार कहते हैं कि आप अभी भी लाडले हैं। हालांकि खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे नाम पे क्रॉस लगा दिया, लेकिन हुकूमती बयानिया लाडलेपन का ही है आपके हवाले से। जी, हम लाडले हैं, इमरान खान लाडले हैं, इस 22-23 करोड़ अवाम के लाडले हैं, पाकिस्तान के लाडले हैं, उम्मत मुस्लिमा के लाडले हैं। इमरान खान तो पूरी दुनिया मुसलमानों का लाडला है। सर वो कुछ और लोगों के लाडले भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें जमानत ना मिली हो। एक वक्त में 10-10 केसेस में जमानत मिल जाती है, हिफाजती जमानत भी उसमें भी तौसी हो जाती है, जो प्रेसिडेंस बड़ा कम है। कोई केस है? देखिए कोई केस है, मतलब इमरान खान, अजीब बात है। मतलब अभी जो आपने अपना इंट्रो दिया था कि मतलब है कि हम कहते हैं, वो कहते हैं जी आपको वारंट सर्व करना है, हमला कर देते हैं हजारों लोगों से, हम कोर्ट में पेशी के लिए जाते हैं, हम पे शेलिंग कर देते हैं। मैं खुद मौजूद था,
मैं कहना चाहता हूं कि ये और 147 के करीब केसेस कर दिए दहशतगर्दी के केसेस। इस तरह पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, पूरी दुनिया थू 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 कर रहा है इनके मुंह के ऊपर कि इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया है। अजहर मशवानी को गिरफ्तार कर लिया, हसन न्याजी को गिरफ्तार कर लिया, इमरान खान पे 147 केस कर दिए, आजम सवाती को नंगा करके मारा, शहबाज गिल को पकड़ा, फवाद चौधरी को पकड़ा, शेख रशीद को पकड़ा। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन्होंने मुल्क को बना क्या दिया है? 2000 वर्कर हमारे बंद किए हुए हैं, जिल्ला शाह को कत्ल कर दिया लोगों ने। अब ये बात करते हैं ये अब इनको इमरान खान विन कर गया पूरी। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आपके हाथ क्या आया? 2 हुकूमतें थी, इससे मामला नहीं हो रहे थे, वो हुकूमतें भी खत्म कर दी। अब जो निगरान हुकूमत आई है उसके हवाले से आपने ये शिकवे कर रखे, न्यूट्रल नहीं है, ये कर दिया हमारे साथ, वो कर दिया। आप कहें ना कि आपने गलत फैसला किया, देखिए, और अब भुगत रहे हैं आप। देखिए हमें हुकूमतें नहीं चाहिए जिसमें लोगों को आटे के ऊपर 6-6, 7-7 लोग कत्ल हो रहे, मर रहे हो। हमें वो हुकूमत नहीं चाहिए जहां आवाम को रिलीफ ना दे सके। हमें वो हुकूमत नहीं चाहिए कि लोगों के घरों में रोटी ना पक रही हो। हमें वो हुकूमत नहीं चाहिए कि लोग चैन से घर पे ना सो रहे हो। लानत भेजते हैं ऐसी हुकूमतों के ऊपर। हम आवाम के साथ आएंगे, जब आवाम को डिलीवर कर सकेंगे तो हुकूमत लेंगे। मुबारक हो, ये इनको मुबारक हो, लूटे पीटे खाए पिए, हम इंशाल्लाह नज़ीर लगारी साहब, हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं अवाम के साथ आएंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ। कल इनके जलसे में आपने किस कदर आवाम देखी? चूंकि पीटीआई कह रही है कि वो इस वक्त सबसे मकबूल सियासी जमात है, तो क्या वजह है कि इमरान खान जब कॉल देते हैं तो जो जलसे का मैदान होता है वो तमाम तर रुकावटों के बावजूद खुद ही भर जाता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपना एक अफसोस और एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ जी कि कोई बात नहीं हुई कि अगर आप किसी प्रोग्राम में हैं और कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट हैं तो अपने आप को रीच कहें और बाकी लोगों को कुत्ते कहें, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। और गिन कर कहें कि ये इतनी तादाद में कुत्ते और इतनी तादाद में रीच और फिर किसका कुछ नहीं किसी, ये कोई तरीका ही नहीं जी। ये कोई हमने जो गैर मुहज़्ज़ब सियासत राइज की है एक अरसे से, उसका नतीजा ये है कि ये मेरे लिए छोटे भाई हैं और आज से नहीं है, पिछले 30 साल से मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत शदीद सदमा हुआ है कि इस तरह की जुबान कि आप मुखालफिन के बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें और अपने बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें। हलीम की बात से मुझे शदीद सदमा हुआ, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये आप बिल्कुल मयार है, जलसे होते हैं, जलूस होते हैं, रैलीज होती हैं, लेकिन अब तक आज तक तारीख में कोई ऐसी रैली नहीं निकली है जिसने 4 किलोमीटर का फासला 18 घंटे में तय किया हो। ना इमरान खान साहब की, ना नवाज शरीफ साहब की, ना जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 24 घंटे में जो है वो ककरी ग्राउंड तक का सफर किया था, लेकिन बेनजीर का जलसा जिसको सुबह 7 बजे रवाना हुई और सिर्फ 4.5 किलोमीटर फासला तय किया था कि बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद उनके पूरे के पूरे क्राउड को तितर बितर कर दिया गया। जबकि उस वक्त जब ये हो रहा था, जब ये वाकया हुआ था रात को 1 बजे के करीब, तो सुपर हाईवे तक जो लोग थे, घरों तक लोग थे और हर जगह पर इंसान थे। जहां जलसा होना था वहां पहले से भरा हुआ था, 24 घंटे पहले से टोटल जाम पैक भरा हुआ था। ये बात नहीं है कि जो है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमरान खान को क्राउड मिल रहा है। इमरान खान को क्राउड मिलता है, इसमें कोई इनकार नहीं है। और इस तरह का क्राउड बाकी लोग भी लेते रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब भी लेते रहे हैं। वो एक जमाने में वो भी लाड लेते, एक जमाने में ये भी लाड ले हैं, इसमें कौन सी बात है? तो मेरा ये ख्याल है कि हमें आगे का देखना है। सर अगर आगे की बात करूं तो आगे का बता दें, हाल तो वो बता दें कि इस वक्त पंजाब में आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी इस वक्त सियासी मकबूल तरीन जमात है उधर? पीपल्स पार्टी और PMLN की क्या स्टैंडिंग आप देख रहे हैं? और फिर इस वक्त PTI, ये जो आपने PTI की बात की, उनके बड़े क्राउड की बात की, आप समझते हैं कि इस मैदान को पीपल्स पार्टी अब इस वक्त में भर के दिखा सकती है, इतने लोगों को इकट्ठा कर सकती है? मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह के सवालात में जाने नहीं चाहिए। क्यों सर? मैं बता रहा हूं ना आपको, ये एक बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने ये माहौल बनाया है जो आज मौजूद है। अच्छा, ये जो पिछला 10 माह से मौजूद है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बनाया। और उनके टारगेट्स हैं, उनके टारगेट्स वही हैं जो 1970 और 1971 में थे। जो इमरान खान का मौजूदा बयानिया इसी इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ बयानिया है और यही इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट
ओहदे का नाम नहीं होता है, कमर जावेद बाजवा का या हाफिज आसिम मुनीर का नाम नहीं होता है। नजीर लगाई साहब, मैं चाहती हूँ जरा इस तरह से सब, आप काफी दफा ये कह चुके हैं कि इमरान खान आज भी एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, बल्कि आपने तो कहा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का सुपरमैन है। तो ये आप क्यों कहते हैं सर, जबकि इमरान खान ने कल अपने जलसे में ये कहा कि मेरे नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया है, क्रॉस, यानी कि अब इसको नहीं आने देना। जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है उसे देखते हुए आप कहेंगे ये लाडले? ये भी पॉपुलरिटी गेन करने का नुस्खा है। क्या मुजीबर रहमान को आप कहेंगे कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लाडले थे? मैं कहता हूं कि हाँ, मुजीबर रहमान जिसने इस मुल्क को 2 हिस्से में तकसीम किया है वो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला था। उसको 6 नुकात किसने दिए थे? उनको 6 नुकात अयूब खान की एस्टेब्लिशमेंट ने दिए थे, कोई बात छुपी हुई नहीं है। और फिर अगर नाम पूछना हो तो अल्ताफ गौहर ने बनाकर दिए थे, ये बात अब राज नहीं रही है। अयूब खान ने कहा था अपने वजीर, जो उनका वजीर कानून था, वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, फिर आइन का मुंह काला किया 56 के आइन का, फिर कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन की जगह पर मैं नजरिया जरूरत को मान रहा हूं। उसी नजरिया जरूरत वाले को अयूब खान ने कहा था कि जाओ बंगालियों से कहो कि हमसे अलग हो जाएं। सर इस वक्त इमरान खान के ऊपर कई मुकदमात हैं नजीर लगारी, 3-4 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें नाअहली और सजा की तलवार लटक रही है। आर्मी चीफ उनसे मिलने से इनकार कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी कैंपेन चला रहे हैं। सर वो इलेक्शन हासिल नहीं कर सके, आप समझते हैं अभी भी लाडले हैं इमरान खान? टारगेट है और भाई यही टारगेट है। मुजीबर रहमान का टारगेट क्या था? मुजीबर रहमान मिल रहा था क्या याहिया खान से? लेकिन एक पेज पर थे, अपना वो लिख कर दे चुका था याहिया खान। हेनरी किसिंजर कहता है कि मुझे लिख कर दे चुका था कि हम बस पाकिस्तान से निकल जाएंगे, और इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे कि पाकिस्तान हमेशा के लिए कायम रहे। हमारी सर मैं क्या आपकी बात से नजीर लगारी साहब फिर ये कोई नहीं कह चुका, मैं आपकी बात से ये कह चुके, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे मोहतरम है, नहीं कहा इमरान खान ने, इमरान खान के अल्फाज ना कहिए आप। इंटरनेशनल बराए करम मैं रोकूंगा, इमरान खान को मिसकोट ना कीजिए नज़ारी साहब, हमारे मोहतरम है, बराए करम अपने अल्फाज के इमरान खान के अल्फाज ना कहें। नजीर लगाई साहब आपकी बात नहीं कहा, उन्होंने कहा साजिश की जा रही है। इमरान खान ने नहीं कहा, बराए करम इमरान खान के अल्फाज के वापस ले आप। मेरा इख्तियार है इमरान खान की बात करना, नहीं कहा इमरान खान ने। आप एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आपको लगाया गया इस काम के ऊपर, नहीं कहा इमरान खान ने ये चीज। पाकिस्तान इमरान खान का मुहिब बदन तो पैदा नहीं हुआ इस वक्त। इमरान खान मुल्क के लिए खड़ा है, आप लोग आके दानिश्वर बन के गलत अल्फाज बोल रहे हैं। नहीं कहा इमरान खान ने अल्फाज, वापस ले अल्फाज ये बात नहीं कहा इमरान खान ने कि मुल्क के 3 टुकड़े होंगे। आप कह रहे हैं बारे में जो बात कर रहा हूं। एक मिनट जरा वो मुकम्मल तो कर लेना, फिर आप अपनी बारी में बात कीजिएगा। अली बात तो करने देना उनको, अल्फाज वापस ले। आपको बात करने का मैं मौका दूंगी ना, उस वक्त आपकी मुतालबा कीजिएगा। मुल्क के 3 टुकड़े होंगे जी नजीर लगाई साहब मुकम्मल करें। गलत बात है, ये कहा ही नहीं इमरान खान ने। उन्होंने अपने वक्त पे करें ना, उनकी बात तो मुकम्मल होने दें। नाम ये लोगों को खराब कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, नहीं अलाउ करेंगे हम के इमरान खान के गलत अल्फाज इसको नैरेटिव बनाना चाहे, बयानिया बनाए। अब देखते हैं ना वो वापस लेते हैं कि नजीर लगारी साहब बात करें। सर साजिश हो रही है पाकिस्तान के साथ। ठीक अली नजीर लगारी साहब, मैं कहता हूं कि ये उन्होंने कहा है कि साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं कहा उन्होंने कहा साजिश हो रही है, नहीं कहने दूंगा आपको, मैं ब्रेक करूंगा आपको इधर में। नहीं कहा उन्होंने कहा साजिश हो रही है पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तोड़ने की। हम आज भी कहते हैं कि ये साजिश बैनुल-अक़वामी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, इंडिया साथ मिला है, पीडीएम के गुलाम गद्दार मिले हुए हैं। नहीं कहा इमरान खान ने, वो शख्स पाकिस्तानी है, उसका सब कुछ पाकिस्तान में है। आपके दोस्त दुबई बैठे हुए हैं, आपके दोस्त दुबई बैठे हुए हैं, कोई लंदन बैठा हुआ है, इमरान खान ने। एक सेकंड, जो एनालिसिस इस वक्त नजीर लगारी साहब ने दिया है, एक मिनट निहाल आजमी साहब, इस लफ्ज के साथ अपने अल्फाज कहे, डोंट कोट इमरान खान वर्ड्स। इमरान खान के अल्फाज एक सेकंड देना, मैं जरा निहाल आजमी साहब को भी इसमें इन करूं। तजिया दे, ठीक, जो तजिया इस वक्त नजीर लगारी साहब ने दिया है निहाल, तो क्या उसकी आप एक तो उस पे इत्तेफाक करते हैं, दूसरा इमरान खान के अल्फाज सवाल तो करने देना एक सेकंड। क्या निहाल हाशमी साहब फिर हम ये समझे कि जमान पार कुछ हुआ था, वो जो दर्जनों कारकुनान और सैकड़ों पुलिस वाले जो जख्मी हुए और जो आंसू गैस की शेलिंग हुई थी और वो पेट्रोल बॉम्ब जिसकी बार बार आप बात कर रहे हैं कि वो फेंके गए पुलिस वालों के ऊपर, क्या वो सारी नूरा कुश्ती थी? क्या आप भी समझते हैं इमरान खान लाडला है? क्या वो भी इमरान खान की मकबूलियत के लिए एक स्टंट था, मकबूलियत में इजाफा करने के लिए था सब? क्या आप 30-40 साल से जो सियासत कर रही हैं, इतनी
पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या आप सब बेवकूफ बन गए सर? इस खेल में आप लोग ट्रैप हो गए, फिर ये समझा जाए? पारस, इसमें दो जवाब है। एक जवाब ये है कि बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं आज भी माशरे में और इदारों में, बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जो इमरान खान साहब को दरपर्दा सपोर्ट करते हैं जी। और ये बात तो बाजवा साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा। दूसरा, जो आप नज़ीर लगारी साहब के हवाले से कह रहे थे, मोहतरम नज़ीर लगारी साहब ने एक हवाला दिया है और मैं उसको इस तरह सेकंड करूंगा कि इमरान खान साहब हुकूमत जाने के बाद कहा था कि इस मुल्क पे एटम बम मार देना चाहिए और मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एक नहीं 4 टुकड़े। कई नहीं कहा, झूठ ना बोलिए, नहीं कहने दूंगा इमरान खान के अल्फाज, मुल्क के टुकड़े वापस ले अल्फाज अपने, हर चीज नहीं उन्होंने कहा है भाई। उन्होंने साजिश कर रहे हैं आप लोग, लंदन बिठा के भगोड़े को लंदन बिठा के साजिश कर रहे हैं आप लोग। बुलाएं इधर, उसको बड़ा शौक है तो भाजपा का बंदा है कि उसकी पार्टी के लोग बात तो करने देना प्लीज जी, गद्दार सर प्लीज आप बात तो करने देना। फिर वो स्काइप पे हैं निहाल हाशमी साहब, फिर उनकी आवाज नहीं आ पाती। निहाल हाशमी साहब, इमरान खान की जिक्र ना करें तो किसकी बात करें? उनके मुखालिफिन इमरान खान है, उन्हीं के बारे में अपनी राय देंगे ना सर। अली मादी शेख साहब आपकी मर्जी का जवाब तो नहीं देंगे सर। सुने तो सही वो क्या कह रहे हैं, मुखालिफिन को भी सुनना चाहिए ना। हुकूमत में आप सुनते हैं ना अपोजिशन में आप सुनते हैं, सुने तो सही सर। क्यों बोल रहे हैं वो जी निहाल हाशमी साहब? की बात यह है कि अगर सियासी लोग हों तो सियासी अंदाज में अपने दलाइल के साथ बात करेंगे कि उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड में उनके पास क्या है, आगे का मंसूबा क्या था, मौजूदा हालात क्या है। उन्होंने तो हर चीज में यू टर्न किया है। चीन जापान को भी उन्होंने मिला दिया, इंडिया की वो आबादी भी बता दिया कि कितना 100 अरब है। हर चीज में उनके जो है वो तो तदाद है, यू टर्न है। कभी वो कहते हैं कि जनाब बाजवा साहब बुरे आदमी थे, कभी कहते हैं हाफिज साहब मुझसे बात करें। तो आप बाजवा साहब को कोट करें, बाजवा साहब एक सहाफी को दूसरे को डिनाइल दे देते हैं, मैंने ये इंटरव्यू ही नहीं दिया। सुने तो सही, एक जगह वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए, दूसरे जगह कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट आओ मुझसे बात करो, मेरी आप बात करें, मुझे दोबारा से इंस्टॉल करें, मेरी सपोर्ट करें, मेरे गेम प्लान में शामिल हो। तो आप ये जो लोग होते हैं ये फस्ताई लोग होते हैं कि हर हाल में उन्हें हर क्वार्टर्स जो है हर इदारा कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं साहब? वो तराजू, इंसाफ के तराजू के पलड़े कैसे बराबर होंगे जरा वो बता दें। मरियम नवाज ने आज भी इसी बात का जिक्र किया है। अगर उनका मतलब ये है कि मियां साहब को गलत सजा दी गई थी तो भाई आप मुतालबा करें ना कि मियां साहब की सजा खत्म कर दे, मियां साहब वापस आए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करें। इसका मतलब ये है कि आप पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दें सर? हमने तो ये नहीं कहा, आप ही कहते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि इनको डील करना दहशतगर्द जमात की तरह, सियासी जमात की तरह नहीं। ये देखिए एक मिनट जरा सुन ले, हमने नहीं कहा कि दहशतगर्द तंजीम करा, हमने कहा उनका जो अमल है वो दहशतगर्दों वाला अमल है। दूसरी बात, मरियम नवाज ने बात ठीक किया, आग कैसे लगा ये ना देखे, कहां से लगा, किन लोगों ने लगाया ये देखे। 2014 में कौन लोग लेके आए थे ये धरना डालने के लिए? 2014 में किन लोगों ने चाइनीज प्रेसिडेंट को आने से रोका था? 2014 में कौन लोग थे? किसने कहा था इमरान खान को कि आए आप एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट में आपका फैसला है? तो इसका फैसला होना चाहिए। कहां से आया ये ब्लैक डिक्शनरी और किसने कहा था कि इस फैसले को सदियों याद रखा जाएगा? उसने सदा नवाज शरीफ को नहीं दी थी, उसने सदा पाकिस्तान के सियासी निजाम को दिया, पाकिस्तान की मईशत को दिया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को दिया, पाकिस्तान के सियासी अमल को दिया। उसका होना चाहिए और हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल एक बार एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें ये फैसला हो कि कौन कमीशन बन गए इस मुल्क में, किसी का सामने आया है? एक और कमीशन बना दें आप जी। नलीम आदिल शेख साहब आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आप कीजिए प्लीज सर। देखिए पारस, मैं नज़ार लगारी साहब की हमारे बड़े भाइयों की तरह मैं उनकी दिल से ज़ाती तौर पर रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब चूँकि ये बयानिए बनाने के लिए माशाल्लाह आजकल दानिश्वरों के टास्क में, मैं इनको नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दानिश्वरों को, सहाफ़ियों को टास्क दिया गया है, लगारी साहब की बात नहीं कर रहा मैं, तो हम बयानिया गलत नहीं, झूठ के बर मबनी बयानिया हम उसको उठने नहीं देंगे। मतलब किसी के अल्फाज को कमेंट कर सकते हैं, हमारी सियासत पे तनकीद कर सकते हैं, बिल्कुल उनको इख्तियार है, बड़ा नाम है, लेकिन गलत अल्फाज के इमरान खान ने यह कहा, उसकी मैं तो कानून से ना सुन सकता हूँ ना उसको चलने दूंगा। इमरान खान एक मुहिब वतन है, अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में आया हुआ है, उसका कुछ बाहर नहीं है। आज एक शख्स जिसकी अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, आज 147 मुकदमे बन चुके हैं, उसके वर्करों को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, अदालत बुलाया जाता है तो फायरिंग कर दी जाती है, शेलिंग कर दी जाती है, कहीं अटैक होता है। मतलब उसका कसूर क्या था और आज क्यों कौम पूरी कौम के पीछे खड़ी है? सब तो नहीं ना, पागल तो नहीं है सब,
ये तो नहीं कि किसी को अकल नहीं है, सबको जैसे कोई हिप्नोटाइज तो नहीं किया हुआ। कौम ने देखा है जिसकी वजह से इमरान अदालत जाए तो हजारों लोग, जलसा बुलाए तो लाखों लोग, कोई वजह जरूर है। और मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से हटाया गया उनको, आज हर चीज सामने आ चुकी है, आज हर चीज सामने आ चुकी है। उस सूरत में जब ये लोग मिलाइन करना चाहते हैं, आप कभी मुजीबुर रहमान से मिलाते हैं, कभी किसी से मिलाते हैं, कभी किसी से। आज हो क्या रहा है मुल्क के साथ, आज मुल्क के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। बल्कि तो चीजें छोड़िए, 10 महीने में चैंपियन भाई हमारे निहाल भाई, बड़े भाई हमारे बैठे हुए हैं, 10 महीने में जलील कर दिए। एक आटे की कट्टे की बोरी के पीछे लोग मर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, एक तमाशा। आप ठीक कह रहे हैं, इस मुल्क के साथ पता है शेख साहब हो ये रहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत है। आप उस मईशत के ऊपर सब मिलकर सियासत कर रहे हैं, और इस सियासत में हो ये रहा है कि आप इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। रिजल्ट ये है कि आप लोगों की सियासत खूब चमक रही है, और जो गरीब आदमी है ना, एक जो आम आदमी है, वो इसमें मर रहा है। सर ये हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर। नज़ीर लगारी साहब, देखिए पारस, मैं आपसे एक छोटी बात करूं। देखिए पारस, में थोड़ा एक बात ऐड करूंगा इसमें। देखिए हमारे जमाने में आटा था 55 रुपए का, अब हो गया 155 रुपए का। पेट्रोल कहां चला गया, डीजल कहां चला गया, डॉलर कहां चला गया, सब्जियां कहां चाहिए, हमने तो नहीं किया। बात है आज मईशत तबाह करके इन्होंने, हम जीडीपी कहां छोड़ के गए थे, ये जीडीपी कहां ले गए, हम रिजर्व कहां छोड़ के गए थे, ये रिजर्व कहां ले गए, हम महंगाई कहां छोड़ के गए थे, ये महंगाई कहां ले आए, हम गैस कहां छोड़ के गए थे, आपने अपने ऊपर होने वाले जुल्म जो दास्तान सुनाई है ना, मैं चाह रही हूँ नज़ीर लगारी साहब जरा उस पर कमेंट कर दें, फिर ब्रेक के बाद जो आप कह रहे हैं ना इस पे बात करेंगे, और जो आप सुप्रीम कोर्ट में गए ना इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, उस पे भी बात करेंगे। पूरी बात जरूर होने दीजिएगा आपने मुझे, क्योंकि देखिए दो लोग एक नैरेटिव के लोग हैं, अपना एनालिसिस दे रहे हैं, दो लोग एक नैरेटिव के लोग हैं। सर अब देखिए पॉइंट ऑफ व्यू का तो एहतराम करना चाहिए ना। नज़ीर लगाना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम उसको सुनना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। बड़े भाई हमारे बहुत मोहतरम है, नज़ीर लगारी साहब बतौर सीनियर सहाफी आपने काफी एहतजाजी तहरीकें देखे हैं सर, लेकिन क्या आपको ये दुरुस्त लगता है जो कंप्लेंट्स इस वक्त हलीम आदिल शेख साहब अपनी पार्टी के हवाले से कर रहे थे? सर क्या जो एक निगरां हुकूमत है पंजाब में, आप समझते हैं कि एक सियासी जमात के साथ उनका जो सलूक है, जो रवैया है, वो दुरुस्त है? क्या इनको सियासी सरगर्मियों से इस तरह से रोकना या रुकावटें डालना ये जमहूरी अमल है? क्या ये निगरां हुकूमत का मैंडेट है सर आपके ख्याल में? ख्याल निगरान हुकूमत को 90 दिन में इलेक्शन कराने थे और चले जाना था जी। और इसकी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि 12 जनवरी को जनाब चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने के लिए अपना नोटिफिकेशन दिया जी। गवर्नर ने 48 घंटे इंतजार करने के बावजूद वो नहीं तोड़ी असम्बली, तो असम्बली खुद ब खुद टूट गई। फिर चला कि जनाब तारीख दी जाए इलेक्शन की, नहीं दी गवर्नर ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना इलेक्शन कमीशन था गवर्नर थे। गवर्नर कह रहे थे कि मैं नहीं दूंगा, मैंने असम्बली तोड़ी नहीं है। अब फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उठा लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठा लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को एक वर्डिक्ट दिया। उस वर्डिक्ट के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। यही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं। अरे जी सर सही कह रहे हैं आप। ये कहा इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन जब ये मामला गया और इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे जी, तो इस बात पर कहने कोई इतराज नहीं किया। इस बात पर सदर ममलिकत ने कोई इतराज नहीं किया। इस बात पर जनाब इमरान खान ने कोई इतराज नहीं किया और उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को, लेकिन 30 अप्रैल 90 दिन नहीं थे, 30 अप्रैल 106 दिन बन रहे थे जी। अब 106 दिन जो है आइन पहले ही उससे गुजर चुका है। हाँ। आइन कह रहा है 90 दिन में कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये गारंटी करना चाहिए था व्हाट कम में इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे। ठीक, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ। जी मसला ये है कि कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, फिर उनको उनकी स्क्रूटनी हो रही है, तो आप 2-2 दिन दे दें। हाँ। आप कहें 2 दिन में कागजात जमा करवाएं, जो जमा करवाएं करवाएं, जो ना करवाएं। सर आप ठीक कह रहे हैं, ये वैसे जो 90 दिन है ना, अब 12 अप्रैल को इलेक्शंस होने चाहिए थे, लेकिन 30 अप्रैल की तारीख दी गई, तो सही बात है कि 18 दिन तो पहले ही ऊपर हो गए थे और अब 6 माह के बाद की तारीख दी है। 14 अप्रैल को असेंबली हम मानते हैं जो 14 जनवरी को हुई थी, तो उस हिसाब से 14 अप्रैल को जो है वो तारीख पूरी हो रही है। 16 दिन गुजर गए जी। जब 16 दिन गुजर गए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा, इस पर सदर ममलिकत ने भी कुछ नहीं कहा, इस पर पीटीआई ने भी कुछ नहीं कहा, इस पर जनाब इमरान खान साहब ने भी कुछ नहीं कहा, और जब इलेक्शन की मुद्दत बढ़ाने के ऐलान किया गया हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जाएं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप पहुंच गए ना, अब ये क्या के बाद इस पे बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
अच्छा निहाल हाशमी साहब, ये 30 अप्रैल को पंजाब में जो सूबाई इलेक्शंस होने थे, इलेक्शन कमीशन ने सर उसको मुलतवी कर दिया है और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सर 2 सवाल, एक तो ये कि क्या आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छी और बहुत बेहतर कोई रिवायत चल पड़ी है कि अब इलेक्शन के फैसले भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, और दूसरी बात क्या आप समझते हैं कि ये तौहीन अदालत है, चूंकि कहा जा रहा है कि अब इसकी तलवार वजीर आजम पे और इस हुकूमत के ऊपर लटक रही है, चूंकि फंड्स देना और जो दीगर चीजें थी वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करना हुकूमत की ही जिम्मेदारी थी, उन्हीं का काम है। देखिए पूरी तौर पे जो बात नजीब नगारी साहब ने कहा उससे मगर उन्होंने 18 दिन के उसको भी मद्देनजर रखना एक और चीज है। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की ये भी मैंडेटरी प्रोविजन है कि हर इलेक्शन के बाद 5 साल के अंदर हर 5 के बाद एक सेंसस होना चाहिए। आप सेंसस के बुनियाद पे नई हल्काबंदी करते हैं, पता चलता है किस सूबे की क्या आबादी, किस शहर की क्या आबादी, किस इलाके की क्या आबादी, इसी के बुनियाद पे फिर एनएफसी अवार्ड भी होता है और वाटर कमीशन का भी होता है और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो तय किया जाता है। साथ ही साथ अगर ये इलेक्शन अभी नहीं हो सका और नहीं किया गया तो उसकी जिम्मेदार जो है वो हमारी हुकूमत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन। और दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट में से नहीं है कि वो किसी को डिक्टेट करे, डायरेक्ट करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन इदारा है और सदर मुमलकत को भी एज ए पार्टी वर्कर के तौर पे एक्ट नहीं करना चाहिए। वो रियासत के सदर है, वो पीटीआई के सदर नहीं है। उन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया, पाकिस्तान के जो पीटीआई पार्टी उसने नहीं बनाया, तो उनको भी अपने आप को सर, इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है आपके ख्याल में जो 30 तारीख को किए गए हैं और 8 अक्टूबर की डेट दी? उनका अपना फैसला है, यकीनन उनका अपना फैसला है, ये फैसले में कोई और मुखैल हो भी नहीं सकता। लेकिन वो खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं वफाकी हुकूमत के कहने कमीशन ने ये मुलतवी किया है क्योंकि हमने वजारत खजाना और वजारत दिफा जो थे उनके मौकफ को आगे पहुंचाया इलेक्शन कमीशन तक, वफाकी काबिना ने, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत के कहने पे मुलतवी हुए, आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इदारा के। खुर्रम दस्तगीर साहब का ये बयान जो है ये मुनासिब नहीं है। जो मुनासिब बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद है, खुद मुख्तार है, उसको सब मशवरे दे सकते हैं, सब उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, मगर फैसला सादी और फैसला करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना वफाकी हुकूमत के पास है, ना वजीर आजम के पास है, ना सदर पाकिस्तान के पास है, किसी के पास भी नहीं है। और ये उनकी तौहीन अदालत की उन्होंने नहीं, बिल्कुल नहीं की। वो तौहीन अदालत इस जुमरे में नहीं आता है कि तौहीन अदालत तो उस वक्त हो जाता अगर 90 दिन में नहीं होता। अब जो 2 चीज आपको मैंने बताया, एक तो जो हल्का बंदी वाली बात है, दूसरा मैंने सेंसस की बात की, तीसरी बात शायद ये हो उनके जहन में कि फिर अगर ये कोई हुकूमत आ जाती 14 अप्रैल को तो फिर जब जनरल इलेक्शन होता तो क्या उस वक्त निगरान हुकूमत लाई जाती, इस हुकूमत को घर भेज दिया जाता। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको आपने कहा कि ये तौहीन अदालत नहीं है, कि ये आइन के खिलाफ नहीं है, तो सर फिर आइन के किस आर्टिकल में ये है जो पॉइंट अभी नजीर लगारी साहब ने भी उठाया था कि ये किस आर्टिकल के तहत निगरान हुकूमतें 90 रोज से ज्यादा बरकरार रह सकती हैं? फिर चूंकि सर ये आइन में निगरान हुकूमत के लिए असेंबली के कबल वक्त तहलील की सूरत में 90 रोज का जिक्र तो आपको पता है ना। केपी में माजी में 1 महीना पहले हुकूमत डिसॉल्व कर दिया गया था और वो निगरान हुकूमत जो है वो काफी अरसे तक बरकरार रही है। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये माजी की जो अगर आप केपी के असेंबली को देखें, JUI के दौर में हुआ था ये, तो उसकी कई नजीर हमारे पास मौजूद है और ये इसको जवाबदेही जो है ये फिर पार्लियामेंट करेगी। ये सब चीजों का फैसला, इसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं, ये पार्लियामेंट अपनी आइन साजी करे, कानून साजी करे, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ करके इसको तय करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे कंटेस्ट करेंगे इसको सर, जो पीटीआई लेकर गई है? पहले भी आपने बेंच पे एतराज कर दिया था, या अब भी यही करेंगे? फिर मरियम नवाज ने जलसों में जजेस की तस्वीर भी चलाई थी, यही सब होगा? तो हमारा बुनियादी हक है, क्योंकि अब तो ट्रक की बातें जो है मुनसिफ के साथ अगर ट्रक की बात रख दिया जाए और जो कुछ महमूद भट्टी साहब ने कहा है उसके बारे में अगर आप लाए सामने जेर गौर आए तो फिर तो ये मशकूक हो जाता है सारा अमल। जो बात महमूद भट्टी ने अपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करा दिया है उसके बाद क्या बेंच में ऐसे लोगों को बैठना चाहिए? कतई नहीं बैठना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो कंटेस्ट करने जा रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट तो इसको कंटेस्ट हमेशा करेगी, हर हाल करेगी, सारे लोग करेंगे। अच्छा सर, 2 दफा मर्दमशुमारी की आपने बाप की जो इत्तेहादी है ना सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM, जरा उसको भी एतमाद में ले लीजिएगा, चूंकि उनको इस मर्दमशुमारी के ऊपर काफी रिजर्वेशंस हैं। वो कह रहे हैं अगर एतमाद में नहीं लिया तो फिर वजारतें छोड़ देंगे। बिलावल भुट्टो पहले ये बात कर चुके हैं। तो मर्दमशुमारी पे आप ही के यहाँ एक मुत्तफिक तो होना चाहिए ना इस मर्दमशुमारी पे, और हल्का बंदियां जो इसके बाद होंगी चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है मर्दमशुमारी कराना, उनका काम है कि वो प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट मर्दमशुमारी करें। वो कहीं पर भी मर्दमशुमारी में ऐसा नजर ना आए कि कोई चीज कोई कमी बेशी रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये
पर तरीके से, बेहतर तरीके, ये मुल्क की मुस्तकबिल के हवाले से बात होती है, ये मजाक चीज नहीं है मरदमशुमारी। हलीम आदिल शेख साहब, अब इलेक्शन का जो फैसला था आप लोग सुप्रीम कोर्ट में उसको ले गए हैं, तो आप समझते हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ इस पे सर मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की वही तशरीह करेगा जो इस वक्त आप लोगों के जहनों में है, जो आप सोच रहे हैं? देखिए जी, हमारे जहनों में नहीं, मेरा ख्याल है कि एतजाज एहसन साहब से लेकर बड़े बड़े जो लीगल फर्टेनिटी है उनको आप सुन सकती हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आइन को तोड़ दिया है, इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए और आर्टिकल 6 उस अंदाज से लगना चाहिए कि आइंदा कोई आइन तोड़ने की जरूरत ना करे, नहीं तो ये यही होगा। अक्टूबर जी कौन लगाएगा आर्टिकल 6? अदालतें, सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हम जा रहे हैं और हम समझते हैं इस वक्त सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की एक पूरी तहरीक चलानी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम कल जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन सुनी जाएगी। हम समझ सकते हैं कि इन तमाम के ऊपर इलेक्शन कमीशन और फेडरल मिनिस्ट्रीज जिन्होंने इनको मना किया, जिन्होंने सिक्योरिटी देने से मना किया, जिन्होंने फाइनेंस देने से मना किया, जिन्होंने रखने डाले, इन पे सब पे मैं समझता हूं कि ये वो वक्त आ गया है। नहीं तो अक्टूबर में कौन सा इनके पास कानून का खजाना आ जाएगा इनके पास, फिर कहेंगे, फिर तो वही होगा जैसे मुशर्रफ ने, जिया ने इस तरीके से ये बनाना। इलेक्शन कमीशन का क्या, अभी आपने खुद बात की, अगर गवर्नमेंट ने उनको फंड्स नहीं दिए, अली आदिल शेख साहब, अगर इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या कसूर है? अगर गवर्नमेंट ने उनको फंड्स नहीं दिए तो वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी बगैर फंड्स के कैसे करा सकते हैं? सिक्योरिटी के बगैर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? दहशतगर्दी का मामला अपनी जगह, पंजाब में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर आपको पता है ऑपरेशन हो रहा है। देखिए पारस, मैं जवाब दूं, मतलब इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं है यार, गंदे काम में, गंदे धंधे में हिस्सा बनने के लिए उन्हें इलेक्शन का काम ही इलेक्शन कराना है। उन्हें जबरदस्ती ये फंड से सब कुछ गवर्नमेंट को प्रोवाइड, ये तो कहते हैं कुत्ती चोरा डाल के आपस में मिल गए, ये लोग ये मिल के इलेक्शन के समीउल्लाह कलीमुल्लाह ये उस तरीके से काम चला रहे हैं। इस तरीके से नहीं चलेगा और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट को बहाल करना पड़ेगा। उस दिन एक साबिक जस्टिस की तस्वीरें लेकर आ गए, ये अदलिया पे हमले कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हजाद पे हमला किया था। हम इंशाल्लाह अदलिया के साथ ये सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अली आदिल शेख साहब, आइन को बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 254 का हवाला दिया है कि अगर तारीख 90 रोज से इधर-उधर हो जाए तो ये गैर आईनी नहीं होगा, बल्कि इसके करीब करीब कोई तारीख हो सकती है। तो अब ये 10 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, 3 माह हो सकते हैं, 6 माह भी हो सकते हैं, करीब 6 महीने नहीं हो सकता फारस, करीब मीन फ्यू डेज, एक हफ्ता 2 हफ्ता, करीब अक्टूबर नहीं होता है, करीब पे तो झगड़ा है। देखिए डेट तो नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने ना, खुद जी डेट तो नहीं दी थी ना सुप्रीम कोर्ट ने, झगड़ा तो करीब तारीख पे। कल इंशाल्लाह पिटीशन लगेगी। हमें उम्मीद है कि आला अदलिया पाकिस्तान की कौम का इस आइन का दिफा करेगी और हमारी जो उमंगे हैं कि इलेक्शन कराकर, ठीक है निहाल हाशमी को देता दें, नजीर लगारी साहब को दे दें, जिसको दिल करे इलेक्शन कराएं, अवाम को मैंडेट लेने दें ताकि इस मुल्क में ये जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है इससे खत्म हो। कोई IMF भी बात करे तो तरीके से करे, दुनिया भी देखे तो तरीके से बात करे। आज कोई इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। उमंगों के मुताबिक फैसला नहीं आया, फिर क्या होगा? इलेक्शन पारस इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कौम की उमंगों के मुताबिक आइन और कानून की रूह से फैसला आएगा। ना आया तो फिर क्या होगा? क्या कहते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ चुके हैं। फिर क्या करेंगे आप? नहीं जी आएगा इंशाल्लाह, कानून साफ के हाथ से नहीं जी। हम देखिए रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा, चूंकि आइन से बाहर सुप्रीम अदालतें नहीं जा सकती, आइन में क्लियर लिखा हुआ है इलेक्शन नहीं जा सकते आगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि, और आर्टिकल 6 लगेगा, फांसियां होंगी इन सबको, फांसी के फंदे पे लटकेंगे। तैयार हैं निहाल हाशमी साहब, आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बात। भारत उसके बाद फिर जल में खलीलजाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाएगा। नजीर लगारी साहब, सर ये कोर्ट के कोर्ट में है, आप समझते हैं कि ये बहरान अब खत्म हो जाएगा या नई समाअत के बाद फिर एक नया बहरान शुरू हो जाएगा? हमारी कोर्ट की सत्ता, लेकिन वो क्या नजरिया जरूरत आती है। नजीर लगारी साहब, सर अगर मेरी आवाज जी अब आ रही है आपकी आवाज, मेरी अगर आवाज आ गई जी आ रही है, बात कीजिए। मैं वही कह रहा हूं, एक तारीख है और उसने 56 में नजरिया जरूरत किया, फिर 62 में किया, फिर 70 में किया, फिर उसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहा है। वो मार्शलाओं को जो है वो आइन का अख्तियार, आइन में तरमीम का अख्तियार देती रही है। हमारी कोर्ट्स की यही तारीख है। और अभी भी 2 जज साहबान जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक ताबीर और तशरीह में कहा है कि आप अपने ही बिरादर जज से कहा है
कि आप नया आइन लिख रहे हैं। ये ठीक है, इस तरह होता है। अगर एक नया आइन लिख दिया जाता है अगर अदालत की तरफ से, तो फिर वो हम भी देख लेंगे कि क्या होता है। सर यहाँ तो आपको पता है ना, वैसे उस पर एतराज हो जाता है। यहाँ पे हर कोई चाहता है हमारा मर्जी का बेंच हो, मर्जी का जज हो, अटॉर्नी जनरल भी तब्दील हो गए हैं, लोगों को नजर आ रहा होता है, लोग खुद देख रहे होते हैं। तो इससे ये तासुर नहीं मिल रहा कि हमारी अदलियत एक दूसरे के आमने सामने आ रही है? नहीं, मैं ये समझता हूँ ये अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, तीनों की समतें मुख्तलिफ हैं। यही तो खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। इसी बात से तो खतरात जन्म लेते हैं जी। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहाँ सो रही है जब पाकिस्तान ऐसे खतरनाक दुराहे पर चल रहा है। और ये सब सूरत हाल, मैं हूं नहीं, लेकिन मुझे ये खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है और अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। मुझे 3 खतरात लगते हैं। ठीक, अच्छा सर, आखिरी सवाल कर रही हूँ आपसे। इमरान खान कहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस हो जाएंगे? जो बातें अभी इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है कि जो फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं, क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर तक ये तमाम चीजें हो जाएंगी? अगर नहीं हुई तो क्या फिर मुलतवी हो जाएंगे? आपका क्या तज्जिया है इस पे? मुझसे कह रही हैं आप? जी सर जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये क्या है, जब 16 दिन आगे चले गए हैं तो 16 महीने भी आगे चले जाएंगे। मैं कहता हूं कि आइन की पासदारी क्यों नहीं की गई? उस वक्त क्यों पीटीआई ने मान लिया कि हाँ जी 16 दिन आगे कर लें? क्यों सदर मुमलिकत ने मान लिया? क्यों जनाब इमरान खान ने मान लिया? जब छलांग लग चुकी है तो फिर लग चुकी है। ठीक है निहाल हाशमी साहब, फिर 8 अक्टूबर भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी के मामला भी हल हो जाएंगे, जुडिशियल अफसरान भी मिल जाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा सर? और नहीं हुआ तो क्या फिर इलेक्शंस फिर मुलतवी होंगे? देखिए इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। उसकी वजह यह है कि सेनेट का इजलास नई इंतखाबात अगले साल होना है फरवरी में, तो उससे पहले सूबाई असेंबली को मारूफ वजूद में आ रहा है। बस उस वक्त तक हमने ज़ल्म खलीजात जैसे पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मुकाबला करना है। आप भी हमारे साथ मुकाबले में शामिल हो जाएं और जो लोग ज़ल्म खलीजात जैसों के पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं उनका मुकाबला करें और इंशाल्लाह उनको बस मैं उसी मुकाबले में आपके साथ शामिल हूँ। पाकिस्तान की बेहतरी होगी सर। हलीम आदिल शेख साहब, निहाल हाशमी साहब। जी हलीम आदिल शेख साहब, चाहता हूँ आखिरी जुमला मैं कहना चाहता हूँ, निहाल भाई से कहे कि लॉर्ड माउंटबेटन के पोते और परपोतों को तो पाकिस्तान लेकर आ जाए, नवाज शरीफ और उसके बच्चों को फिर देख लेंगे। उनको तो ले आए, लॉर्ड माउंटबेटन की जो औलाद है वहां रह गई, लंदन में पक्की बैठ गई, उनको वापस ले आए पाकिस्तान, अपने फैसले खुद कर लेंगे। फिर इमरान खान साहब भी अपने जो भी उनके एहसास है उसको साथ लेके आ जाए पाकिस्तान। चले सर, हलीम आदिल शेख साहब, निहाल हाशमी साहब, नज़ीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का प्रोग्राम भी अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारिस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।